नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आज हमारी चित्रित पाठ्य पुस्तिका भाग 2 के गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर। तो देखिए, ये हमारा यहाँ की जो हमारी चित्रित पाठ्य पुस्तिका है, इसमें हमारे काव्य और गद्य दोनों ही खंड है। जिसमें हमारे गद्य खंड से संबंधित हमने अपने 3 चैप्टर यानी कि 2 चैप्टर तो हमने काफी अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, और जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसको हमने रीड किया है, उसकी प्रसंग व्याख्या अभी करनी बाकी है और साथ ही उसको हमने पढ़ना है। तो आज हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं अपने गद्य खंड का पहला चैप्टर, क्योंकि गद्य खंड भी साथ में पढ़ना जरूरी है। तो गद्य खंड का जो पहला चैप्टर है वो हमारा लिखा गया है स्वयं प्रकाश जी द्वारा, और इस चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार है। काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी और आप देखेंगे काफी ज्यादा आनंद आपको इसको पढ़ने में आएगा। तो सबसे पहले हम स्वयं प्रकाश जी के बारे में जान लेते हैं। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में ये नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और उनके नौकरी का जो एक बड़ा हिस्सा था वो राजस्थान में बीता। तो देखिए, इन्होंने क्या किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके बाद ये औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगे। और उसके उनके नौकरी के का जो बड़ा हिस्सा था, यानी कि जो जीवन का एक तरह से बचपन और नौकरी का जो बड़ा समय था वो उनका राजस्थान में बीता। वसुधा पत्रिका के संपादन से ये वहां से जुड़े रहे। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह हैं, जिनमें से सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास भी चर्चित रहे। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से एक तरह से पुरस्कृत किया गया है और इनका निधन 2019 में हुआ। अब देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे उनके जन्म के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, उनके काम के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर जो बाकी चीजें हैं वो आप पाठ्य पुस्तिका से पढ़ें और एक तरह से उसको समझें। अब जो आती है मेन चीज, वो आता है जो चैप्टर है उसका प्रतिपाद्य विषय, यानी कि पाठ का प्रतिपाद्य विषय क्या है, यानी कि पाठ में क्या बताने की कोशिश की गई है, क्या कहने की कोशिश की गई है, तो वो यहाँ पर बताया है। तो जैसे देखिए, बताया है कि चारों ओर सीमाओं से घिरा हुआ भूभाग देश नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए, देश की परिभाषा को बताया है और देश में रहने वाले लोगों की परिभाषा को बताया है, देशभक्ति की परिभाषा को बताया है कि देशभक्ति क्या होती है, देश क्या होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कहा कि चारों ओर केवल भूभागों से घिरा हुआ, जैसे हम अपने भारत का बनाते हैं ना, तो इस तरह से हम कहते हैं कि चारों ओर से भूभागों से घिरा हुआ, जो केवल चारों ओर से भूभाग से घिरा हुआ है वही देश नहीं होता कि हमने बना दिया चारों तरफ से जो है हमारा देश किसी न किसी भूभाग से घिरा हुआ है और वो फिर जो है भारत है। तो ऐसा नहीं होता। देश क्या होता है, देश बनता है उसमें रहने वाले लोगों से। देश किससे बनता है, देश बनता है उसमें रहने वाले लोगों से, जो उसमें रहने वाले लोग होते हैं उनसे बनता है देश। और उनकी नदियों से, पहाड़ों से, वनस्पतियों से, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने वाले और इन सब की समृद्धि का प्रयास करने के में प्रयासरत जो लोग होते हैं उनका उसका नाम ही है देशभक्ति। ठीक है ना। तो जैसे हमने क्या कहा कि अगर चारों तरफ से भूभाग से घिरी हुई सीमा है तो वो देश नहीं कहा जाता। देश बनता है वहां रहने वाले लोगों से, वहां की नदियों से, वहां के पहाड़ों से, वहां के पेड़ पौधों से, वहां की वनस्पतियों से, वहां के पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करना
तथा इनकी समृद्धि की कामना करना, इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करना, ये कहलाता है आपका देशभक्ति। तो यहाँ पर नेताजी का चश्मा जो चैप्टर है, इसके माध्यम से उन्होंने कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करता है कि केवल कुछ लोग हैं जो फ्रंट लाइन में है, लेकिन देशभक्ति किस तरह से निभाई जाती है, देशभक्ति किस तरह से की जाती है, और किस तरह से हमारे देश में एक तरह से उसको आजाद कराने में या उसके विकास में किस तरह से करोड़ों लोगों का योगदान है, किस तरह से लोग इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से जो है सहयोग कर रहे हैं, करते हैं। तो ये कहानी इसी चीज को बताती है। और इसमें केवल बड़े ही नहीं कि केवल बड़े लोग ये सब करते हैं, बड़े लोग काम करते हैं, बड़े लोग मेहनत करते हैं, बड़े लोग देश को आगे लेकर जा रहे, नहीं, इसमें बच्चों का भी योगदान शामिल है। यानी कि जो बच्चे हैं वो भी, तो जैसे मैंने बताया कि सब अपने अपने तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं देश को आगे ले जाने के लिए। तो ये था कविता का प्रतिपाद्य विषय। जैसे मैंने आपको बताया कि देश जो होता है वो एक भूभाग नहीं होता, केवल चारों तरफ से वो घिरा हुआ है, भू से, मिट्टी से, जमीन से। देश होता है उसमें रहने वाले लोगों से, वहां की वनस्पतियों से, वहां की नदियों से, वहां के खेत खलिहानों से, ठीक है ना। और दूसरा हमने कहा कि देशभक्ति क्या होती है, देशभक्ति होती है जो उनकी समृद्धि का प्रयास करे, उसके विकास का प्रयास करे, या उसके सुख शांति जो चाहे, वो है देशभक्ति। तो यहाँ पर नेताजी का चश्मे में एक जो कैप्टन है, कैप्टन चश्मे वाला है, उसके माध्यम से जो है यहाँ पर इस चीज को दर्शाया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये चैप्टर है, जरा सा पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरू करते हैं पढ़ना। हवालदार साहब को 15वें दिन, हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। एक थे हवालदार साहब, ठीक है ना। तो हवालदार साहब जो थे उनको हमेशा कंपनी के काम से, होता है ना कि वो अपने वो हवालदार थे तो अपनी कंपनी के काम से उन्हें एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। अक्सर उनकी गाड़ी जो है उस कस्बे से गुजरती थी, जिससे कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिससे पक्का मकान कहा जा सके, वहां कुछ ऐसे मकान और बाजार कहे जा सके, वैसा एक ही बाजार था। जो वो कस्बा था, जो एरिया था, वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था जिससे वहां पर पक्का मकान कहा जा सके, वैसा कुछ ही मकान वहां पर थे जिसे बाजार कहा जा सके, वहां एक ही बाजार था। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जैसे जिसे मकान कहा जा सके या पक्का मकान कहा जा सके, वहां ऐसे कुछ ही मकान थे, और जिसे बाजार कहा जा सके वहां पर इसे एक ही वहां पर ऐसा बाजार था। और कस्बे में लड़कों का एक स्कूल था। कस्बा जो था एरिया, उस पे लड़कों का और एक लड़कियों का, एक लड़कों का स्कूल था, यानी कि बॉयज इंटर कॉलेज था, और एक गर्ल्स इंटर कॉलेज था, ठीक है ना। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना भी था वहां पर, और 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे। ओपन एयर सिनेमा घर यानी कि ऊपर से खुले हुए शायद। और एक ठो नगर पालिका भी थी, जो है नगर पालिका भी थी, यानी कि नगर पालिका में वो आता था, तो एक ठो नगर पालिका भी वहां पर थी। नगर पालिका तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी, और जो नगर पालिका थी तो वो हमेशा वहां पर कुछ न कुछ करवाती भी रहती थी, यानी कि कभी सड़कें बनवा दी, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसे वो कुछ न कुछ काम करती रहती थी। कोई भी सड़क पक्की करवा दी, या कुछ पेशाब घर बनवा दिए, या कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया एक आध छोटा मोटा। और इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो नगर पालिका थी वो लोग कुछ ना कुछ अक्सर जो है करवाते रहते थे वहां पर। कभी जो है सड़कें पक्की करवा देते थे, कभी जो है कुछ टॉयलेट बनवा दिए, जो एक तरह से सार्वजनिक शौचालय होते हैं ना, कुछ टॉयलेट्स बनवा दिए, कभी कुछ कबूतरों की छतरी बना दी, या कभी जो है आपने देखा होगा सड़क के किनारे जो वेटिंग के लिए बस स्टॉप पर होते हैं वेटिंग के लिए, वो बना दिए। तो कभी एक छोटा सा कवि सम्मेलन करवा दिया। तो ऐसे ही किसी जो उत्साही बोर्ड का कोई अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी शायद वहां पर आया होगा, तो उसने
जो एक मुख्य शहर था, यानी कि जिसे हमने कहा कि मुख्य बाजार जिसको कहा जा सकता है, उसके चौराहे पर एक जो है सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी थी। और ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में। तो कहते हैं यहाँ पे ये कहानी जो है उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उस प्रतिमा के भी एक छोटे से पार्ट के बारे में पूरी कहानी। जैसे आप देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है नेताजी का चश्मा। तो अब देखिए, पूरी बात तो हमें पता नहीं है कि पूरी बात क्या हुई थी, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी न होने और अच्छी मूर्ति की लागत के अनुमान से उपलब्ध बजट कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी में बर्बाद हुआ होगा। यानी कि जो मूर्ति को देखकर हमें लगता है कि जैसे उनको किसी अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं थी, और जानकारी उपलब्ध होने के बाद बजट उपलब्ध नहीं था कि जितना जो अच्छा जो कारीगर होता है उस पे कितना बजट आएगा, कितना पैसा लगेगा एक अच्छी मूर्ति बनाने में, ठीक है ना। और दूसरा जो है काफी चीजें शुरुआत में जो होता है, इन चीजों के लिए काफी परमिशन लेनी पड़ती है और बहुत सारी चिट्ठी पत्री होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसा शायद उस टाइम पे काफी समय बर्बाद हुआ होगा। फिर बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय लिया गया होगा। यानी कि जो भी वहां का जैसे हमने बताया कि जो प्रशासनिक अधिकारी होगा उसकी जो शासनावधि समाप्त हो रही होगी शायद, तो उसने जल्दीबाजी में किसी स्थानीय कलाकार को ही एक अवसर देने का, एक मौका देने का निर्णय लिया होगा। और अंत में कस्बे के ही इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया होगा। तो ऐसा लगता है कि ये जो काम है वो शहर के इकलौते ड्राइंग मास्टर जो है मोतीलाल जी को भी शायद ये काम सौंप दिया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे, और जिन्होंने बिल्कुल कि महीने भर में ही वो मूर्ति बनाकर आपके सामने पटक देंगे, इसका विश्वास जो दिला रहे थे। अब देखिए, जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया है कि मूर्ति जो थी क्या, संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। अब देखिए, आपने देखा होगा कि जो भी मूर्ति लगती है वो इतने साइज की, यानी कि पासपोर्ट साइज की लगती है। इतना इतना जितना फेस आप मेरा अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं पासपोर्ट साइज। और सेम जो मूर्ति की टोपी की नोक से, यानी कि उनकी टोपी अगर यहाँ पे थी तो वहां से उनके कोट के सेकंड बटन, ठीक है ना, दूसरे बटन तक का जो है इससे 2 फुट ऊंची लगभग ये जो है मूर्ति होगी, और जिसे कहते हैं बस्ट। ये सुंदर थी, यानी कि मूर्ति जो है काफी सुंदर थी, और नेताजी भी बहुत सुंदर लग रहे थे। मूर्ति ऐसा नहीं है कि मूर्ति खराब बनी हुई थी, मूर्ति बहुत सुंदर बनी हुई थी और नेताजी काफी सुंदर लग रहे थे, काफी अच्छे लग रहे थे। कुछ मासूम से कुछ कमसिन से लग रहे थे, यानी कि काफी अच्छे, काफी मासूम प्यारे से लग रहे थे। और मूर्ति को देखते ही, क्योंकि उनकी मूर्ति में बिल्कुल उनको ही एकदम से दिखाया गया था, तो जैसे ही मूर्ति को देख रहे थे तो बिल्कुल वो देशभक्ति गूंज रही थी। दिल्ली चलो या फिर तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र जी बोस द्वारा दिए गए नारे एकदम से उन्हें देखते ही दिमाग में आ जा रहे थे। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस तरह से। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। तो अगर इन सब चीजों की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक सफल और सराहनीय प्रयास था, यानी कि इसकी जो है काफी अच्छा काम किया था उन्होंने, कम बजट में, कम लागत में, कम समय में बहुत अच्छा काम किया था। तो जैसे मूर्ति काफी सुंदर थी, काफी अच्छी लग रही थी, और बिल्कुल एक जैसे जीवित प्रतिमा होती है ना, कि देखते ही बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उनके जो विचार हैं वो गूंज रहे थे कानों में। तो इस लिहाजे से तो मूर्ति बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन एक चीज की कसर थी, देखते ही वो खटक रही थी। आपने देखा होगा जब भी आप सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति देखते हैं तो सबसे पहले उनका जो हमारी नजर
फेस पे जाती है तो सबसे पहले उनके बड़े बड़े जो गोल चश्मे हैं उन पर उनकी हमारी नजर जाती है। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, तो एकदम से हमने देखा तो नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। अब चश्मा उन्होंने देखा, यानी कि जब उनकी नजर पड़ी तो आंखों पर चश्मा तो था लेकिन वो संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य सा और सचमुच का चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। एक सामान्य जो चश्मा होता है उसका चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम, काला चश्मा होता है ना जो धूप में बचाने के लिए लगाया जाता है, वो उन्हें पहना दिया गया था। हवालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो चौराहे पर पान खाने रुके और उन्होंने तभी इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। जब हवालदार साहब, जैसे मैंने कहा कि अक्सर उन्हें हर 15 दिन में कस्बे से गुजरना पड़ता था, तो जब वो पहली बार उस कस्बे से गुजरे तो उनकी वो पान खाने के लिए चौराहे पर रुके और जैसे ही वो पान खा रहे थे तो उनकी नजर जो है वहां पर पड़ी। और जब हम कुछ ऐसी आश्चर्यजनक चीजें देखते हैं तो बिल्कुल अंदर से एक हमारी कौतुक यानी कि कौतूहल भरी, आश्चर्य भरी हंसी जो है निकल जाती है। तो वही मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई और वो क्या एकदम से उनके मुंह से क्या निकला, क्या उन्होंने कहा, भाई वाह, आइडिया तो यह भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल का। तो उन्होंने कहा भाई वाह, क्या आइडिया है, ये भी अच्छा आइडिया है। तो देखिए उनके जब वो ये सारी चीजें देखते तो उनके फेस पे कौतुक भरी जो है मुस्कान फैल जाती, और लेकिन वो कहते कि भाई आइडिया तो ठीक है कि जो चश्मा है वो रियल है और मूर्ति जो है पत्थर की है। वो ये सब सोचते सोचते जो है आगे बढ़ जाते और अंत में जो है वो कुल मिलाकर जब वो ये चीजें सोचते, ये चीजें देखते, तो अंत में वो कुल मिलाकर जब देखिए हंसी तो पहली बार में किसी भी चीज किसी को भी आएगी अगर वो देखेंगे कि जो मूर्ति है वो पत्थर की है यानी कि संगमरमर की है, लेकिन जो चश्मा है वो रियल का है, ठीक है ना। तो लेकिन वो जब आगे चलते जाते तो वो पूरे रास्ते इसी बारे में सोचते रहते कि किसने किया होगा, क्यों किया होगा, क्या रहा होगा इसके पीछे, जो सोच है वो क्या रही होगी। लेकिन जो लास्ट में एंड में उनके दिमाग में जो कुल मिलाकर जो कस्बे के जो नागरिक हैं उनके प्रयास का एक तरह से सराहनीय उसको वो कहते कहते कि महत्व मूर्ति के रंग रूप या उसके कद का नहीं है, महत्व है उनकी भावनाओं का, कि जो है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जिनकी आंखों में चश्मा रहता था वो उनको बिना चश्मे के नहीं देख पा रहे, यानी कि अपने महापुरुष को वो उस तरह से नहीं देख पा रहे हैं जिस तरह से उन्होंने उनको देखा है। तो वो एक तरह से उस भावना की वो कद्र कर रहे हैं, वरना देश तो देशभक्ति आजकल मजाक की चीज होती जा रही है, लेकिन वो उस देशभक्ति की भावना की कदर कर रहे हैं, वरना आजकल जो है लोगों के लिए देशभक्ति भी एक मजाक का एक तरह से चीज होती जा रही है। तो देखिए यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं अभी इस पार्ट में पढ़ने के लिए, अभी तो इस चैप्टर की शुरुआत ही है। आगे देखिए चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी मजेदार है और काफी कुछ सीखने को आपको इसमें मिलेगा। तो आज एक बार चैप्टर को घर पर रिवाइज कीजिए और कहीं पर कोई डाउट लगता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में क्लियर कीजिए। और इस तरह से हमारा जो आज का सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।